अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने पढ़ना है फ़िज़िकल ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 9 ऑफ फर्स्ट ईयर। ये चैप्टर वैसे तो बहुत ज़्यादा थ्योरी वाला चैप्टर है। इसके लिए आपको अगर आपने फुल डीप पढ़ना है कि आपके पूरे नंबर आए फिज़िक्स में 60 में से 60 तो आपको इसकी रीडिंग करनी पड़ेगी पंजाब वाली बुक से। लेकिन अगर मैं कुछ ऊपर से जो एनईटी के अंदर ज़्यादा सवाल आते हैं या जिसमें से आते हैं वो वाले करा देता हूँ। बाकी इसमें मैं रीडिंग शीडिंग वाला वो वाला कुछ नहीं कराऊँगा। मैं सिर्फ वो कराऊँगा जिसके अंदर थोड़ा सा एमसीक्यू बन सकते हैं या जिसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। बाकी आप लोगों ने अगर 60/60 लेने हैं फ़िज़िक्स के अंदर तो आप इसकी खुद रीडिंग करो पंजाब बुक से, ठीक है। लेकिन मैं कराऊँगा पूरा, लेकिन वो नहीं कराऊँगा जो रीडिंग है सिंपल, ठीक है। अब शुरू होता है वेव फ्रंट। अब जब वेव ट्रैवल कर रही होती है ना तो उसके अंदर एक वेव फ्रंट होता है। वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट इज़ द लोकस ऑफ पॉइंट विच हैव सेम वाइब्रेशन। अगर ये एक वेव है ऐसे 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 तो वो पॉइंट्स जिनकी वाइब्रेशन सेम है उनको हम कहते हैं वेव फ्रंट। अब इस वाले सरफेस की वाइब्रेशन सेम होएगी और इसकी सेम होएगी जो मैं भी रेस कर रहा हूँ, फिर इसकी सेम होएगी, उस तरह उसको कहते हैं हम वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट वो एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू, अ पॉइंट सोर्स प्रोड्यूसेस, तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करता है। जैसे अगर ये पॉइंट सोर्स है तो इसका वेव फ्रंट ऐसे होगा। फिर एक होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ऐसे होता है, ऐसे एक पॉइंट है और स्लिट है बीच में ऐसे, या ये स्लिट है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जाते जाते ऐसे कर्व होता जाएगा इस तरह। और एक होता है प्लेन वेव फ्रंट। अगर मैं इसी पॉइंट वेव फ्रंट को इतना लंबा कर दूँ, जैसे अगर सन से कोई वेव फ्रंट आ रहा है, सन से अर्थ तक आते आते ना वो उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा हो जाएगी, कर्व इतना ज़्यादा हो जाएगा कि एक पॉइंट उसका छोटा हिस्सा हमें प्लेन नज़र आने लग जाएगा, ये जितना स्ट्रेट है, तो इसको कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट जो कि सीधा हो। तो इसके क्वेश्चन आते हैं वेव फ्रंट के, आपको आने चाहिए। अच्छा, फिर when a point source is placed at the focus of converging lens या convex lens, प्लेन वेव फ्रंट आर ऑब्टेन। अच्छा, प्लेन वेव फ्रंट हम ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं? अगर हम कोई पॉइंट सोर्स प्लेस करें कन्वेक्स लेंस के साथ तो उसके सामने, तो हम उससे जिस तरह ये है, एक ये है प्लेन वेव फ्रंट और ये है कन्वेक्स लेंस जो कि कन्वर्ज करता है ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे कर देगा, तो इससे हमें प्लेन वेव फ्रंट मिलता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू आता है कि विच लेंस कैन कन्वर्ट प्लेन वेव फ्रंट, तो वो आएगा कन्वर्जिंग लेंस या फिर कन्वेक्स लेंस। फिर सन से जो अर्थ तक वेव फ्रंट्स आते हैं उनको हम कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट्स। फिर अ लाइन नॉर्मल टू वेव फ्रंट वो होती है रे ऑफ लाइट। ये एमसीक्यू आ चुका है कि लाइन नॉर्मल टू वेव फ्रंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। फिर ह्यूगेन्स प्रिंसिपल क्या कहता है? इसके पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ह्यूगेन्स प्रिंसिपल्स कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट विच प्रोपगेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ लाइट। फिर कहता है कि पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट इज टेंजेंट टू द एनवेलप टू ऑल सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। इसके आपने पॉइंट्स पढ़ लेने हैं। फिर मैंने कुछ एक बात बतानी थी, वो जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर नहीं बताया था, गैमा फॉर मोनो एटॉमिक सब्सटेंसेस होता है 1.67, गैमा फॉर डायटोमिक सब्सटेंस होता है 1.42, और एयर का भी यही होता है, एयर और डायटोमिक। ये है मोनो, डाई और पॉली एटॉमिक या ट्राई, मतलब पॉली ट्राई या उससे ज़्यादा, तो इसका होता है 1.23 से लेकर 27 तक, सही है। गैमा की वैल्यू है, ये याद रखनी है आप लोगों ने, ये आती है पेपर के अंदर। फिर इंटरफेरेंस क्या होती है? इंटरफेरेंस अभी हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं। व्हेन सुपर पोजिशन ऑफ टू लाइट टेक्स प्लेस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड प्रोपगेटिंग इन सेम डायरेक्शन। अब अगर वो इन फेज़ होंगी, जो मैंने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, इन फेज़ एन पाई अगर उनका फेज़ डिफरेंस होगा तो उनके अंदर होएगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये भी हम पहले पढ़ के आ चुके हैं इंटरफेरेंस। और 2n+1/2 ये होएगी, सॉरी
2n+1 ऑड मल्टीपल होएगी ऑफ पाई, तो उसमें होएगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सही है। अब इंटरफेरेंस की कंडीशन भी मैंने बताई थी, उसके अंदर कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा मैं बताने लगा हूँ वो ये है, मैंने बताया था मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है हैविंग सेम वेवलेंथ। फिर आता है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है कोहेरेंट हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस इसका मतलब है फेज डिफरेंस। फिर सेम डायरेक्शन होना चाहिए और वेरी क्लोज टू ईच अदर होना चाहिए। सही है। अब इसकी इंटरफेरेंस को हम पढ़ने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट यूज़ करते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फार्मूला आता है पेपर के अंदर और आया भी होगा, बल्कि आपके जिन्होंने एनईटी दिया उनको पता होगा एक दो दफ़ा कि ये इसका एक दो सवाल ज़रूर आता है। सवाल किस चीज़ को आता है कि हमने निकालनी होती है फ्रिंज स्पेसिंग या फ्रिंज विड्थ, जिसका फार्मूला होता है वो कहता है फ्रिंज स्पेसिंग, इसका फार्मूला होता है लैम्डा d/d। अब ये क्या क्या चीज़ें, अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन करें ना थोड़ी सी, तो ऐसे दो स्लिट्स होती हैं, इधर एक सोर्स होती है, सोर्स अगर मैं लगाऊं, एक इधर से जाती है रेज़ और एक इधर से जाती है रेज़, ऐसे ये एक स्क्रीन है, ठीक है। इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम d कहते हैं, इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम छोटा d कहते हैं, इसमें और इसमें ये y है और क्या रह गया, और यहाँ पे एक थीटा बनता है, थीटा, सॉरी यहाँ पे। अब ये जो फार्मूला है इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है अगर मैं ये वाला डिस्टेंस इंक्रीज़ करूँ या इसको अगर मैं पीछे ले जाऊँ स्क्रीन को या स्लिट्स को, तो अब हमारे पास फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी। अगर मैं इन दोनों का डिस्टेंस छोटा कर दूँ तब बढ़ेगी, अगर मैं इनका डिस्टेंस इंक्रीज़ कर दूँ तो फ्रिंज विड्थ छोटी हो जाएगी। तो इस तरह कम्बिनेशन करके इनके सवाल आते हैं कि मैंने उसका डिस्टेंस बढ़ा दिया है स्क्रीन का, वो उसको मैंने पीछे कर दिया है, तो अब क्या फ़र्क पड़ेगा? मैंने विड्थ मैंने उसकी दो स्लिट्स की बीच में जो डिस्टेंस था उसको कम कर दिया है, तब क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इस फार्मूले से आपको वो सब चीज़ें पता चल जाएंगी। फिर इसके अंदर क्वेश्चन आता है, जब हमारे पास होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब हमारे पास प्रोड्यूस होती है ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज, सही है। ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारे पास होता है फार्मूला d sin थीटा इक्वल्स टू m लैम्डा। और जब हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तब हमारे पास आती है डार्क फ्रिंज, और इसके लिए होता है 2m+1 λ/2 इक्वल टू d sin थीटा, ठीक है। और हमेशा जो बीच वाली होएगी वो होएगी ब्राइट फ्रिंज। फिर उसके और उसकी जो वो ऑर्डर होता है वो ज़ीरो ब्राइट, मतलब उसका कोई ऑर्डर नहीं होता। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज शुरू होती है एक डार्क के बाद, मतलब हमेशा एक ब्राइट एक्स्ट्रा होएगी डार्क से, ठीक है। फिर जो मैंने बताया था ये भी फ्रिंज विड्थ, ये होती है क्या? बेसिकली फ्रिंज विड्थ होती है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस। अब ये जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन, इसके ऊपर इस तरह के पैटर्न्स प्रोड्यूस होंगे ऐसे, ये अगर ये स्क्रीन है ऐसे ऐसे ऐसे, अब एक छोड़ कर एक डार्क होएगी और एक छोड़कर एक। अब इस डार्क और इस डार्क के दरमियान जितना डिस्टेंस होगा वो इस फार्मूले से पता चलेगा। इस ब्राइट और इस ब्राइट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो भी इससे पता चलेगा, और ये कांस्टेंट रहेगा एंड तक, सही है। ये हो गया। फिर आता है फिर आता है इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म। ये सारा थ्योरी का टॉपिक है, इसको आपने एक दफ़ा रीड कर लेना, लेकिन मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसमें होता क्या है। जब इतनी हम कोई थिन फिल्म ले जिसकी वेवलेंथ उसके कंपेरेबल हो, जितनी वेवलेंथ की लाइट हम उस पर फॉल कराएं, तब उसके अंदर होती है इंटरफेरेंस उस थिन फिल्म की वजह से। अब इतनी थिन फिल्म होती कहाँ पे है? या तो वो हो सकती है ऑयल फिल्म ऑन वाटर, जब वाटर को ऑयल को हम वाटर के ऊपर फेंकते हैं तब उसके अंदर
डिस्पर्जन होती है, वाटर डिज़ोल्व नहीं हो पाता, जिसकी वजह से थिन फिल्म प्रोड्यूस होती है। या सोप फिल्म, जब सोप से हम बबल्स नहीं बनाते, उसकी जो पतली सी लेयर होती है उसके अंदर भी इंटरफेरेंस हो सकती है। फिर जब ये लाइट की तरफ एक्सपोज होता है ना, तो इसमें कलरफुल पैटर्न प्रोड्यूस होते हैं भाई, इसके अंदर यही है। फिर है न्यूटन रिंग। न्यूटन रिंग्स क्या होती हैं? न्यूटन रिंग जिस तरह अभी हमने ये पैटर्न नहीं पढ़ा, इस तरह न्यूटन रिंग्स के अंदर पैटर्न होता है, लेकिन वो सर्कुलर पैटर्न होता है। इसके अंदर पैटर्न था ऐसे स्क्रीन के ऊपर स्ट्रेट, उसके अंदर पैटर्न कैसे होते हैं, उसके अंदर ऐसे एक बीच में डार्क, फिर ये लाइट एरिया होगा, फिर डार्क एक लाइन आएगी। अब ये इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा होएगी, जो इससे अगली डार्क आएगी उसकी विड्थ उससे भी पतली होगी, और जाते 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 उसकी विड्थ पतली होती रहेगी। सबसे ज़्यादा डार्क, फिर उससे कम डार्क नहीं, फिर सबसे ज़्यादा विड्थ वाली डार्क, कम विड्थ वाली डार्क, उससे कम, इस तरह उसकी विड्थ कम होती रहेगी। और डार्क फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस इसके अंदर उल्टा होता है। इसके अंदर डार्क फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस एम लैम्डा होता है, ये है डार्क का, ये है न्यूटन रिंग के अंदर, ये याद रखनी है। और जब ब्राइट होएगी तब उसके अंदर पार्ट डिफरेंस होता है 2m+1 λ/2। तो इसके अंदर इस चीज़ को याद रखना है, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज होता है। और हमेशा इसके अंदर सेंटर डार्क होगा। यंग डबल स्लिट के अंदर सेंटर हमेशा ब्राइट होगा, न्यूटन रिंग के अंदर सेंटर हमेशा डार्क होगा। सही है। इसके अंदर ये दो चीज़ें जो हमेशा आपने याद रखनी है। और जब फेज़ डिफरेंस 180 का हो जाएगा तब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर इसके बाद बात आती है माइकलसन इंटरफेरोमीटर की। माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अंदर आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? ये एक तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उसके अंदर दो तरह के मिरर होते हैं, एक फिक्स्ड होता है, एक मूवेबल होता है, ठीक है। फिर उसके अंदर एक बीम स्प्लिटर होता है जो कि सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट होती है। मैं उसके कंपोनेंट्स लिखता हूँ, उसके कंपोनेंट्स आपको याद होने चाहिए। कंपोनेंट्स क्या है? एक लाइट होती है, सोर्स होती है एक लाइट की, फिर एक बीम स्प्लिटर होता है, बीम स्प्लिटर, बीम स्प्लिटर सेमी सिल्वर्ड होता है, ठीक है। फिर एक प्लेन मिरर होता है जो कि परपेंडिकुलर हेल्ड होता है, जो कि एक फिक्स्ड होता है प्लेन मिरर, वन फिक्स्ड, और एक मूवेबल होता है। एक इसमें टेलीस्कोप यूज़ होता है। ये क्वेश्चन आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग apparatus टेलीस्कोप इज़ यूज्ड। तो आपने क्या लिखना है उसके अंदर? आप लोगों ने लिख देना है माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ठीक है। और इसके अंदर एक डिस्कशन है कि अगर मैंने इसके अंदर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस कैसे ऑब्टेन होती है। अगर मैं उस क्या नाम है मिरर को π/2 डिस्टेंस मूव करता हूँ, π/4 डिस्टेंस मूव करूँगा, तो हल्का सा उसको मूव करूँगा तो लाइट ट्रैवल करेगी पहले π/4 फिर π/4, तो टोटल इसका पार्ट डिफरेंस हो जाएगा π/2। तो π/4 मूव करने पे हमारे पास अल्टरनेटिव फ्रिंजेस ऑब्टेन होती हैं। और जब मैं π/2 मूव करूँगा तो टोटल उसका डिस्टेंस हो जाएगा π/2, फिर वापस आएगा π/2 तो पाए हो जाएगा। तो π/2 करने पे सेम फ्रिंजेस ऑब्टेन होती हैं, डार्क और डार्क। ये चीज़ याद रखनी है। और इसके अंदर फ्रिंज के अंदर जो डिस्टेंस होता है मिरर कितना हमें मूव कराना चाहिए, उसके लिए फार्मूला आता है P = m λ/2, सही है। और इंटरफेरोमीटर हम यूज़ किस लिए करते हैं? इंटरफेरोमीटर हम यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, टू टेस्ट प्लेन्स ऑफ ग्लास स्लैब, टू डिटरमाइन वेवलेंथ ऑफ लाइट। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आया था, माइकलसन इंटरफेरोमीटर टू विच फ्रिंज फ्रॉम वाइट टू ब्राइट द मिरर शुड बी डिस्प्लेस। माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अंदर मैंने हाउ मच शुड आई मूव द मिरर, ऑप्शन हैं π/2, π/3, π/6, π/4। तो इसका आंसर है π/4। फिर
In Young's double slit experiment, it is important that the two beams come originally from the same source. ये भी MCQ है. इन Young's, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ YDSE. It is important to have image light from same source. Light from same source. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. फिर डिफ्रैक्शन इन लाइट. डिफ्रैक्शन इन लाइट होती क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द शार्प एजेस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन. ठीक है. द स्मॉलर द साइज ऑफ डिफ्रैक्शन द हायर द डिग्री ऑफ डिफ्रैक्शन इज ऑब्जर्व. जितनी छोटी डिफ्रैक्शन की वो स्लिट होएगी, अगर जितना छोटा ये मैं करूँगा उतनी ज़्यादा बेंडिंग होएगी या उतना ज़्यादा उसके अंदर डिफ्रैक्शन होगा. डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के अंदर वो क्या है, डिफरेंस क्या है कि डिफ्रैक्शन के अंदर, इंटरफेरेंस के अंदर जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आर परफेक्टली डार्क, और जो डिफ्रैक्शन होती है उसके अंदर जो मिनिमम इंटेंसिटी होती है उसके अंदर परफेक्टली डार्क नहीं होते वो. ठीक है ना. इंटरफेरेंस के अंदर वो फुल डार्क होते हैं. फिर in an experiment to measure the wavelength of light using a double slit, it is found that the fringes are too close to easily to spread out the fringe pattern one could. हमें क्या करना है, वो कहता है कि फ्रिंज के अंदर, स्लिट्स के अंदर वो नहीं है, सेपरेशन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. तो हमने क्या करना है, उसका सेपरेशन डिस्टेंस कम कर देना उसी फार्मूला से, लैम्डा डी बाई डी, ऊपर बड़ा डी नीचे छोटा डी. ठीक हो गया. फिर डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट्स. डिफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट्स के लिए आपने बस ये फार्मूला याद रखना है, डी साइन थीटा इक्वल्स टू एम थीटा. एम थीटा. और ये जो डी है ये क्या है हमारे पास, विड्थ बिटवीन द विड्थ ऑफ द स्लिट्स. ठीक है. फिर आपने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग याद रखनी है. डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर आपने बस एक फार्मूला याद रखना है. डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फार्मूला के अंदर क्या याद रखना है, डी इक्वल्स टू 1/n. अब ये डी क्या है, डी है ग्रेटिंग एलिमेंट, और ग्रेटिंग एलिमेंट किसके इक्वल होता है, 1/n. नंबर ऑफ n क्या है, नंबर ऑफ लाइंस इन 1 यूनिट लेंथ. इससे हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट निकलता है. और ग्रेटिंग एलिमेंट का आता है क्वेश्चन, इफ़ 500 लाइंस हैं तो ग्रेटिंग एलिमेंट कितना होगा, 1/500. ठीक है, n. इस तरह करके आपने इस फार्मूला को यूज़ करना है. और यही डी फिर इसके फार्मूला में यूज़ होता है, डी साइन थीटा इक्वल्स टू एम लैम्डा. ठीक है. फिर आपने एक फार्मूला याद रखना है, रिजॉल्विंग पावर. रिजॉल्विंग पावर किसके इक्वल है, लैम्डा ओवर लैम्डा, ये इक्वल्स टू n इंटू एम. अब n क्या था, ये n वही है नंबर ऑफ लाइंस मल्टीप्लाई बाय m. m क्या, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन. ऑर्डर, जिस ऑर्डर की हम डिफ्रैक्शन के लिए हम मेजर कर रहे हैं ना रिजॉल्विंग पावर, उसका ऑर्डर. अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा, वो देगा ये. और n हमारे पास हमने मेजर करनी है. अगर d दिया होगा तो हम d का इन्वर्स ले लेंगे, और अगर n उसने खुद दे दिया तो डायरेक्ट फार्मूला में डाल देंगे. और इसमें डेल्टा लैम्डा क्या है, डेल्टा लैम्डा डिफरेंस बिटवीन टू वेवलेंथ टू रिजॉल्व बाय ग्रेटिंग. जो डिस्टेंस बिटवीन टू वेवलेंथ्स आएगा जब हम उस ग्रेटिंग करेंगे वो है इसके अंदर डेल्टा लैम्डा. सही हो गया. फिर डिफ्रैक्शन उसके अंदर भी होती है क्रिस्टल्स के अंदर. जब डिफ्रैक्शन क्रिस्टल्स के अंदर होती है तो हम ब्रैग्स इक्वेशन यूज़ करते हैं. ब्रैग्स इक्वेशन के अंदर आपने क्या चीज़ याद रखनी है, ब्रैग्स इक्वेशन के अंदर ये वाली 2d साइन थीटा इक्वल टू m लैम्डा याद रखनी है. और इसके अंदर जो d होता है वो लेटेस्ट स्पेसिंग होती है. हम इसके अंदर कौन सा एलिमेंट यूज़ करते हैं, NaCl का हमने यूज़ किया था एक्स रेज़ के साथ, क्योंकि एक्स रेज़ का ऑर्डर होता है, एक्स रेज़ का ऑर्डर होता है 10⁻⁻10 मीटर. और इसी तरह NaCl के अंदर जो लेटेस्ट स्पेसिंग होती है वो भी होती है 10⁻⁻10 मीटर की. इस वजह से हम एक्स रेज़ के अंदर NaCl को यूज़ करते हैं और डिफ्रैक्शन कराने के लिए, जिससे हमें उसकी लेटेस्ट स्पेसिंग का पता चल जाता है.
ठीक है। फिर पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है। पोलराइजेशन होता क्या है? पोलराइजेशन इज़ द कन्फाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर्स ऑफ लाइट इन वन प्लेन। जब हमारे पास इलेक्ट्रिक वेक्टर्स के अंदर इस तरह करके होती है, एक कुछ इस तरफ को होते हैं और कुछ ऊपर परपेंडिकुलर, ये असल में एक बाहर निकल रहा है और एक ऊपर जा रहा है, बीच में 90 डिग्री का एंगल है। इन दो वेव्स को एक ही वेव के अंदर एक ही डायरेक्शन के अंदर कन्फाइन करने के लिए हम पोलराइजेशन यूज़ करते हैं। कन्फाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट इन वन प्लेन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। और इसके अंदर जो मटीरियल यूज़ होता है, मटीरियल यूज्ड फॉर पोलराइजेशन, मटेरियल कौन सा यूज़ होता है? इसको हम कहते हैं पोलराइज़र। और एग्जांपल इसकी क्या है? टॉर्मलीन क्रिस्टल, ठीक है। पोलराइड एब्जॉर्ब्स ऑल मैग्नेटिक वेक्टर एज वेल एज रैंडमली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक वेक्टर, लीविंग ओनली दोज वेक्टर विच आर इन प्लेन। अब पोलराइड जिस तरह के होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल ये एक पोलराइड है, इसके अंदर एक तरफ की सिर्फ वो जा सकती है ऐसे। अब इधर से एक रेज़ आ रही है जिसके अंदर डायरेक्शन ऊपर भी है और नीचे भी है। अब इसमें से वही गुजरेगा जो ऐसे करके इसके अंदर से गुजरेगा, जो ऐसे करके ऐसे वाला कोई नहीं गुजर सकता है, इसके अंदर से ऐसे करके गुजरेगा। तो इस तरह की जो कन्फाइनमेंट हम करते हैं या रिडक्शन करते हैं उसकी डायरेक्शंस की, तो उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इज़ द कन्फाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर इन वन प्लेन ओनली। टॉर्मलीन क्रिस्टल के इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस तरह के होते हैं कि जब रेज उसके साथ इंटरेक्ट करती हैं तो उसको एक उसके अंदर कर देती हैं। और इंटरेक्ट करने से होता क्या है टॉर्मलीन के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है कि वो करता क्या है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर मैग्नेटिक वेक्टर्स। टॉर्मलीन क्रिस्टल क्या करता है? एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सही हो गया, ये बात होगी। और पोलराइजेशन से किस तरह की वेव्स इस्टेब्लिश होती हैं? द पोलराइजेशन हैज़ इस्टेब्लिश द लाइट इन ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। फिर इसके अंदर एक आता है मेल्युस लॉ, वो आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है, लेकिन इतना आज तक मैंने देखा नहीं NET के अंदर, पर आपको पता होना चाहिए। I = I0 cos स्क्वायर थीटा। जो इंटेंसिटी बाद में निकलेगी पोलराइजेशन के बाद वो इस इंटेंसिटी की होती है, और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है जो बाद में निकलेगी वो ये है। और थीटा वो दे देगा जिस थीटा से उसने उसको हिट कराया है उस प्लेन के ऊपर या उस क्रिस्टल के ऊपर। फिर सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंदर टॉर्मलीन होता है, सैलिसाइट होता है और क्रिस्टल्स हो सकते हैं। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन होती है, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग भी हो सकती है। फिर पोलराइज, ये क्वेश्चन आता है कि कर्टनलेस विंडो के अंदर कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होता है? कर्टनलेस विंडोज़ नहीं होती जिसके अंदर से हम एक तरफ से देखें तो ब्लड नज़र आता है, तो उसके अंदर भी पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। फिर पोलराइजेशन किस लिए यूज़ होती है? टू एनहेंस इफेक्ट ऑफ क्लाउड एंड स्काई इन फोटोग्राफी। फिर एक क्वेश्चन आता है कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? इसका आंसर है स्कैटरिंग की वजह से। द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज़ ड्यू टू स्कैटरिंग। ठीक हो गया, स्कैटरिंग याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, बहुत जगह आता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर पूरा हो गया। आपने बस NET 1 के अंदर ये सवाल आया था, द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज़ ड्यू टू। 2 में भी आया होगा लेकिन हमारे पास नहीं है। क्वेश्चन बैंक तो एक ही होता है, 10-15 हज़ार उनके पास क्वेश्चन होते हैं, वो डिफरेंट डेज़ के अंदर डिफरेंट सेलेक्ट करके देते रहते हैं। तो जितने MCQ आपको याद है ना पिछले NETs के, 1-2 तो उसमें लाजमी आ जाता है। तो हमें हमने 3 NET दिए हैं, जितने याद होते हैं हम सारे साथ बताते रहते हैं। तो आपने ये सारे MCQs कर लेना जो इसमें कराए हैं, बाकी जो हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे आप लोगों ने वो करने हैं। उसके बाद आप लोगों ने एक दफ़ा इस चैप्टर की रीडिंग करनी है। रीडिंग इस तरह नहीं करनी कि आपने सारा कुछ ही पढ़ लेना है, आपने साइड बॉक्सेस पढ़ने हैं, आपने उसके अंदर फार्मूलाज जो लिखे हुए हैं वो पढ़ने हैं, YDSC का फार्मूला पढ़ना है, और आपने डिफ्रैक्शन का थोड़ा पढ़ लेना है, और माइकलसन इंटरफेरोमीटर पढ़ना है। बस ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद फर्स्ट ईयर का बस एक चैप्टर रह जाएगा, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों का हो जाएगा।